राम राम सा। रूंगाड़ी में लहर उठती और अटीलो पूछ, रूंगाड़ी में लहर उठती और अटीलो पूछ, ऊबा कान सदीरे गर्दनी ओ पोत दारड़ो ऊंट, ओ पोत दारड़ो ऊंट। राजस्थान की संस्कृति और इतिहास को ऊंट के बिना कोई देखा तो आप चर्चा चलानी भी एक किसी लागे। अब आपने देखा अपने जब एक महिला है जो कि आपका पीर कमाई बेटी है, आपका सासराम बेटी, और पीर ने जब याद करे तो भी बा आपका परिवार का सदस्य मानता है, मैं ऊँट ने याद करे और बा कहे कि मैं बीरो सारे चढ़बाने गोड़ लो, मारे बाबो सारे चढ़बाने ऊँट। तो ऊँट राजस्थान को चोली दामन को साथ है। ऊँट के बिना आपने देखा तो ऊँट डोला जी आपकी मरवण ने लेबा हो तो ऊँट के ऊपर बैठ रहा है, महेंद्रो आपकी प्रेसी मुमल से मिलबा हो तो ऊँट पर बैठ रहा है, बिग ऊँट को नाम हो चिखल। तो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान को लोक जनजीवन, राजस्थान की खेती ऊँट के बिना एक अधूरी सी लागे। तो भाई बना आपनों को केंद्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर और दूरदर्शन की भेड़प के मैंने आप एक बहुत फूटरो कार्यक्रम रखो है, मरु धरती रो गौरव ऊँट, और बिकी खासा मैं तो जानकारी आप हासिल कर बिका मैं आज आपने बीच अतिथि के रूप में बता रहा है डॉक्टर राकेश रंजन जी, जिसका प्रधान वैज्ञानिक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर के मैंने, और आज आपने स्टूडियो में बता रहा है। तो डॉक्टर साहब को आपको गणमान्य स्वागत है सर। राम राम सा। राम राम भाई बहन आज आप बात कर से ऊँट के मायने विषाणु जनित बीमारियां। आप देखा कि ऊँट जो को पशुपालक भाई रखे बिके यदि बीमारी हो जाए तो वो मोमाई माता की तांती बांध दे, पाबूजी महाराज की तांती बांध दे, पाबूजी महाराज की जात बोल दे, या कोई देवी देवता को नाम फिटकड़ी और गुड़ गोल्ड बिने पिला दे, लेकिन वो ऊँट ठीक नहीं हुए। तो 20 स्थिति के मायने बिने वैज्ञानिक सूझबूझ और समझ के साथ आपको कदम बढ़ाना चाहिए और आपका पशुधन को एकदम जाब्तो रखना चाहिए। तो सबसे पहले आप डॉक्टर राकेश रंजन जी से जानकारी हासिल करा कि विषाणु जनित बीमारियां कौन कौन सी है जो ऊँट के मायने होया करे। ऊँटों में पाए जाने वाली विषाणु जनित बीमारियां 3-4 हैं जो महत्वपूर्ण हैं। इसमें सबसे पहला नाम कैमल पॉक्स का आता है। यह एक पॉक्स वायरस से होने वाली एक गंभीर बीमारी है। और दूसरी बीमारी का नाम है मुमड़ी, जिसे आम बोलचाल की भाषा में मुमड़ी कहा जाता है। इसे कॉन्टेजियस इक्थाइमस वैज्ञानिक शब्दावली में बोलते हैं। और तीसरी एक बीमारी है जिसे ये कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, जैसा कि कोविड से कुछ मिलता जुलता वायरस होता है, पर इसे मर्स की संज्ञा दी जाती है वैज्ञानिक भाषा में। हालांकि मर्स के जो कन्फर्म केसेस हैं वो अभी तक भारत में नहीं पाए गए हैं। तो इस दृष्टि से देखें तो ये जो 2 बीमारियां हैं, पहला कैमल पॉक्स और दूसरा कैमल कॉन्टेजियस इक्थाइमा, ये दोनों बीमारियां हमारे क्षेत्र में और ऊँट पालकों के लिए और ऊँट में होने वाली प्रमुख विषाणु जनित बीमारियां हैं। जी आपका आज को विषय है विषाणु जनित बीमारियां। तो विषाणु से पैदा होने वाली बीमारियां, तो कौन सा विषाणु है जिसका की वजह से ये बीमारियां हुए? ये विषाणु मतलब वायरस, ये जो पहला है कैमल पॉक्स, पहली बीमारी जो कैमल पॉक्स की है, ये पॉक्स विरिडी के ऑर्थोपॉक्स वायरसेस से होती है। और यह वायरस जो आदमियों में होने वाली स्मॉल पॉक्स बीमारी थी उसके वायरस से काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। अच्छा। और ये जो कैमल पॉक्स की बीमारी है, इसी के कारण कुछ हद तक कुछ केसेस में जो उनके संपर्क में आते हैं, यदि ऊँट बीमार है कैमल पॉक्स से और उसकी त्वचा के सीधे संपर्क में आते हैं, तो ये आदमियों में भी छोटी छोटी फुंसियों के रूप में हाथ में या शरीर के अन्य भाग में ये बीमारी ले सकती है। पर ये कोई गंभीर बीमारी आदमियों में नहीं होती, लेकिन संक्रामक है। ये संक्रामक है। चिकन पॉक्स इंसान का मायने वैज या ऊँटा का मायने कैमल पॉक्स यदि आदमी संपर्क में आ जाए, क्योंकि पशुपालक भाई तो बिके भी वैसे का गंभीर तो कोनी, पर बिका चिकत्ता सा छूट जाए। अब आप देखा, आप बताइए 2 बीमारियां हैं, एक तो बिल्कुल कोरोना से मिलती जुलती है, एक कैमल पॉक्स से। अपन किए ध्यान पड़े कोई ना कोई लक्षण तो हुए बीमारी का, तो वह बीमारी में अपन कौन कौन से लक्षण से उठा पड़े कई का बीमारी हो चुकी है? देखिए, कैमल पॉक्स और एक कैमल कॉन्टेजियस इक्थाइमा, इसकी चर्चा मैं पहले करना चाहूँगा क्योंकि ये दोनों बीमारियां ऊँट के स्वास्थ्य की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इन दोनों बीमारियों में जो रोग के लक्षण हैं वो आरंभिक अवस्था में कई बार इतने मिलते जुलते होते हैं कि इसका पता लगाना आम किसान भाइयों के लिए जैसे लक्षण हो जाए। जी, इसके लक्षण काफ़ी मिलते जुलते हैं। और इन दोनों में क्या होता है कि मुंह, ओठ और गर्दन, पलकों के ऊपर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं जो लाल रंग के होते हैं और वो काफ़ी पेनफुल होते हैं।
और जो कैमल पॉक्स है इसमें ये फफोले के रूप में आएंगे, फिर उसमें मवाद पड़ेगा और फिर उसमें बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से, जीवाणुओं के इन्फेक्शन से उसमें पस भी पड़ सकता है। और इसके अलावा जो कैमल पॉक्स है उसमें ये जो फुंसियाँ हैं, फफोड़े हैं, ये शरीर के अन्य भागों में भी हो सकते हैं, जैसे कि पेट में या जांघ पे या और शरीर के कुछ अन्य भागों में। लेकिन जो दूसरी बीमारी है कैमल कॉन्टेजियस इक्थाइमा, इसमें मूल भेद ये है कि इस बीमारी के आरंभिक अवस्था में मुंह के में स्वेलिंग भी आती है, पर पॉक्स में वो स्वेलिंग नहीं आता। कैमल कॉन्टेजियस इक्थाइमा में वो स्वेलिंग आता है। और कॉन्टेजियस इक्थाइमा या मुमड़ी में जो चमड़ों में जो ये फोड़े फुंसियाँ बनती हैं वो सिर्फ चेहरे और उसके आसपास के भागों में ही होता है, शरीर के अन्य भागों में नहीं होता। तो ये दोनों बीमारियां जो हैं ये काफ़ी संक्रामक भी हैं। एक बीमार ऊँट से दूसरे बीमार ऊँट, स्वस्थ ऊँट के में ये काफ़ी फैलती है। पर जब एक बार ये दोनों बीमारियां किसी ऊँट को हो जाए और उससे वो रिकवर कर जाए, मतलब मुक्त हो जाए, ठीक हो जाए, तो उसके बाद पूरे जीवन तक उसकी इम्यूनिटी करीब करीब बनी रहती है। तो इसलिए जो यंग ऊँट हैं, जिनकी उम्र 8 महीने से लेकर के 2 साल या 4 साल तक है और जिन्होंने कभी इस बीमारी के संक्रमण को नहीं झेला है, ऐसे ऊँट ये इस रोग से प्रभावित होने की संभावना ज़्यादा होती है। मतलब एक बार बीमारी होगी तो भी के बाद में ऑटोमेटिक भी इम्यूनिटी डेवलप हो जाए और दोबारा वो बीमारी भी के लागे कुछ अभी देखी जाए तो कटे न कटे फायदेमंद भी। जी आप बताइए भी शरीर पर फफोला हो जाए, भी कमाई पस पड़ जाए, एक रोग में मुंह के मायने स्वेलिंग आ जाए, सूजन आ जाए, अगर टाइम पर आप भी को उपचार नहीं करा पाया तो कति घातक हो सके बीमारी। इसमें जो कैमल पॉक्स है, ये बीमारी, पॉक्स की बीमारी अन्य पालतू पशुओं में भी होती है, परंतु अन्य पशुओं में इसकी गंभीरता कम होती है। पर ऊँट में ये बीमारी कई बार बहुत घातक रूप में आती है। कुछ ऐसे विरुलेंट स्ट्रेन्स के वायरस के आ जाएं तो इसमें कई मौतें भी हो सकती है। अच्छा। क्योंकि इसमें श्वसन तंत्र में और पाचन तंत्र में, पाचन नलिका में अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं और इसके कारण कई बार हट्टा कट्ठा और स्वस्थ तगड़ा दिखने वाला ऊँट भी कई बार इसका गंभीर शिकार हो जाता है और उसकी मृत्यु तक हो सकती है। वहीं दूसरी ओर जो मुमड़ी का रोग है, कैमल कॉन्टेजियस इक्थाइमा है, ये उतना घातक नहीं होता। हालांकि आरंभिक लक्षणों में वो ज़्यादा उसमें आता है जब इसमें मुंह के आसपास जब स्वेलिंग आती है, पीड़ा ज़्यादा दे है वो। हाँ, तो वो कई बार ऐसा होता है कि ऊँट चारा खाने से या यदि वो बच्चा है तो दूध पीने में असमर्थ हो जाता है। लेकिन मुमड़ी की बीमारी 6 से 8 हफ्तों में ये स्वतः धीरे धीरे ठीक भी हो जाती है और इसमें मृत्यु दर कम होता है। पर पॉक्स के कई आउटब्रेक्स में मृत्यु दर ज़्यादा होती है। और आप देखा जी हाँ पशुपालक भाई है जिसका ऊँट रखा, तो जब ऊँट वो व्यस्क हो जाए, अब बिने छकड़ा के मायने जोड़नू है या हल्के मायने जोड़नू है या सवारी के मायने जोड़नू है, बीसों पहली बिने काबू में लेबा के लिए, नियंत्रण में रखबा के लिए बेकाज का नाक वे दोनों साइड में कोचरा कार्ड और लकड़ी का आभूषण पहनाव जगह ने बोले गिरबान, और बी के बाद में भी रस्सी गाल और बिने खींचे बिने बोले मूरी। तो आप देखा कई बार असावधानी पूर्वक बे नाक जब छेदे, लकड़ी का एक तीखो सो एक औजार वे भी छेदे, बे टाइम का खून भी आवे, स्वाभाविक है भी के हल्दी और घी पर लगा देवा। लेकिन कई बार देखा कि एकदम जब छेद रुझ भी जाए, एकदम सही हो जाए, बे के बाद में भी नाक में कीड़ा पड़ जाए, तो भाई कीड़ा क्यों पड़े भी वो कहीं इलाज है? देखिए, जो कीड़े पड़ते हैं वो मक्खियों के अंडे देने से होते हैं, वो डेवलप करते हैं बाद में। और इस अवस्था में हमें क्या करना है कि यदि शरीर के किसी भी अंग में, नाक में या मुंह के किसी अन्य भाग में कभी भी घाव हो जाए और हमारे बाड़े में मक्खियों का प्रकोप हो, तो तुरंत किसान भाई को इस पे ध्यान देना है। उसमें कुछ ये क्रीम आते हैं, जैसे हाइमेक्स क्रीम है या कुछ और अन्य तरह के क्रीम है, उसके ऊपर लगाना है ताकि मक्खियाँ उस पर न बैठें। यदि मक्खियाँ नहीं बैठेंगी तो वो कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे। अच्छा, और साफ सफाई नहीं होने की वजह से? साफ सफाई एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है इस के प्रबंधन में। तो उसमें मक्खियों को बैठने से रोकना है
और यदि समय पे उसका उपचार करना है, एंटीबायोटिक क्रीम लगाना है और घाव की गंभीरता ज़्यादा है तो उसमें इंजेक्शन से या किसी अन्य तरीके से एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ये सारे भी देने हैं। परंतु ये मान लीजिए कि सारी सावधानियों के बाद भी यदि नाक में कीड़े पड़ गए तो उसको ये तारपीन के तेल या फिनॉल का डाइल्यूटेड सॉल्यूशन लेकर के उसको बाहर निकालना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो कीड़े अंदर रहेंगे तब तक घाव नहीं भरेगा और प्रजनन कर और भी ज़्यादा संख्या और पैदा करेगा। हाँ, और घाव वो कीड़े जो है अंदर टिश्यू को खाएंगे और वो घाव का जो आकार है वो बढ़ता जाएगा। तो उसकी साफ़ सफाई और कीड़ों को निकालना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये जो समस्या है बरसात के दिनों में ज़्यादा दिखती है, जिस समय मक्खियाँ ज़्यादा होंगी गर्मी के दिनों में उस समय भी ये समस्या आ सकती है। तो उसमें किसान भाइयों को चाहिए कि यदि वो खुद प्रबंधन उसका कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो पशु चिकित्सक की सलाह लें या जो वेटनरी असिस्टेंट्स हैं उनकी सलाह लेकर के उसका उपचार करें। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात बताई कि जी हाँ, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जीवन का में स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम साफ सफाई अपना जीवन में होनी चाहिए। तो कटे न कटे ऐसा पशु है ये भी अपना परिवार का सदस्य, आका बाड़ा की भी साफ सफाई होनी चाहिए, आका शरीर की भी साफ सफाई होनी चाहिए। और समय समय पर जहाँ डॉक्टर साहब बताया कि फिनाइल का पानी से 2 द्वार अगर कटे कोई अपन कीड़ा वेड़ा देखे तो अपन निकाल देना चाहिए और संबंधित की दवाई डॉक्टर साहब बतावे वह दवाई आपने लगानी चाहिए। क्योंकि वो जो ऊँट है आपने रेगिस्तान को जहाज है, अपनी जीविका को आधार है, ये बिना खेती भी को नहीं हुए और परिवहन भी को नहीं हुए, तो ये पूरी आपने सावधानी रखनी चाहिए। अब जी डॉक्टर साहब आप देखा तो जी आप बताया एक रोग मुंबड़ी, एक बताओ केमल पॉक्स, एक में नाक में कीड़ा पड़वा का लक्षण ये भी बता दिया। तो लक्षण को जब अपन ध्यान पड़ जाए बी के बाद अभी को आप उपचार किए करा, उपचार के लिए आप कटे संपर्क करा, कौन सी दवाई लिया या कौन सा डॉक्टर ने कटे दिखावा के बारे में और बताओ आप। देखिए ये विषाणु जनित बीमारियां हैं, मीन्स वायरस जनित बीमारियां हैं। तो इनका उपचार जो है लाक्षणिक उपचार है, मीन्स सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है लक्षणों के आधार पे। जैसे यदि शरीर के किसी हिस्से में ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, उसमें पस पड़ गया तो हमें, या सोजिश आ गई तो इसका उपचार हमें करना होता है। तो इसके लिए कई तरह की एंटीबायोटिक आती है, जैसे इसमें इन दोनों डिजीज़ में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और काफ़ी प्रभावी पाई गई है। तो इनका जो ये प्रयोग है किसान भाई अपने अनुसार न करते हुए ये पशु चिकित्सक की सलाह से करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इसमें यदि बीमारी ज़्यादा गंभीर है, ज़्यादा सोजिश आ गई है तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी देने होंगे, जो 2 प्रकार के होते हैं, नैसेड्स एंड स्टीरॉयड्स। तो एक जो प्रशिक्षित पशु चिकित्सक है, क्वालिफाइड वेटनेरियन है, वो आवश्यकता के अनुसार वो इन सारी दवाओं का प्रयोग करता है। और यदि कई बार जैसे मुंबड़ी रोग में, उसमें क्या करना है, हमें जो भी स्किन पे मवाद पड़ गया या फोड़े फुंसियाँ आ गई, उसका उचित रूप से उपचार करना है। केमोनोफोर का सॉल्यूशन लगा के, जिसे लाल दवाई कहते हैं, पानी में घोल करके उसे लगाएं, या बीटाडीन आयोडीन का सॉल्यूशन लगाएं या कोई क्रीम लगाएं, ये ताकि उस पर दूसरे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ना हो सके, मक्खियाँ ना बैठें, इसका भी हमें ध्यान रखना है। और यदि पशु चारा खाने में असमर्थ है या जो ऊँट के बच्चे हैं वो दूध पीने में असमर्थ है, तो हमें आवश्यकता के अनुसार उन्हें मुलायम चारा, ग्रीन फॉडर या इस तरीके की कुछ चीज़ें देनी है, कंसंट्रेट देना है। हाँ जी। और बच्चा यदि दूध पीने वाला है तो उसे बोतल से दूध पिलाएं। और स्थिति यदि गंभीर है तो अवश्य ही पशु चिकित्सक की सलाह लें, क्योंकि यदि कम उम्र के बच्चे इससे प्रभावित होते हैं, या कई बार कैमल पॉक्स में जो ऊपर से तो कुछ ज़्यादा सिम्टम नहीं दिखाई देता पर यह घातक होता है, तो उस स्थिति में इलाज ज़रूरी है। और एक बात और मैं यहाँ बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि ये रोग चूँकि बहुत ही संक्रामक है, तो यदि आरंभिक अवस्था में 1 या 2 ऊँट आप में बीमारी के लक्षण दिखते हैं तो उसको तुरंत झुंड से अलग कर दें। उनके खाने, संक्रमण दूसरा जानवर में फैले। हाँ, खाने पीने की जो व्यवस्था है वो अलग कर दें। और जो व्यक्ति उनको छू रहा है या उसको हैंडल कर रहा है
वो व्यक्ति दूसरे स्वस्थ ऊँटों को हैंडल ना करे, वो न छुए, उनके पास ना जाए तो बेहतर होगा। और इसमें बचाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा है इसके नुकसान से बचने के लिए। और यदि मान लीजिए कि उसमें मृत्यु नहीं भी होती है तो भी वो कमजोरी काफ़ी कमजोरी आ जाती है। जी जी। और वो उसके ग्रोथ रेट को, मतलब भार का जो बढ़ना, जितना तेज़ी से उसका विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता। जो यदि गर्भवती ऊँटनियाँ हैं तो उसमें अबॉर्शन हो जाता है, बच्चा वो गिरा देती है। या दूध देने वाली जो ऊँटनियाँ हैं उनका दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है और दूसरे और बीमारियों के संक्रमण की संभावना भी बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आप देखें तो ऊँट ने लिए कहावत भी बहुत है। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, वो अकल बिना ऊँट उभाणु डोले, और कह के डाली दे तो भी ऊँट अल्डावे और फिटकड़ी दे तो भी ऊँट अल्डावे। और एक कहावत दुआ का रूप में भी है कि चाहे जतरो जोर करा लियो कदे न ओठा देवे। ऊँट की खासियत है चाहे जतरो जोर करा लियो कदे न ओठा देवे, और गुड़ फिटकड़ी दिया ऊँट की दूर हरारत होवे। गुड़ और फिटकड़ी अगर आप ऊँट ने देवा तो बिका स्वास्थ्य के लिए, बिका रोग प्रतिरोधक क्षमता ने बढ़ावा के लिए बहुत फायदेमंद रहे। और किसान भाई गुड़ और फिटकड़ी दिया ही करे मेन ऊँट ने, तो आपको कतो वैज्ञानिक महत्व है गुड़ और फिटकड़ी को? देखिए, गुड़ और नमक फिटकरी देने के लिए कि नियमित रूप से फिटकरी देने की सलाह तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, गुड़ और नमक ये दो चीज़ें ऊँट को नियमित रूप से दिया जा सकता है और देना चाहिए, खास करके तब जब ये ऊँट को नेचुरल हैबिटेट से अलग रख के आप पाल रहे हैं। क्योंकि ये जब ये नेचर में ग्रेजिंग करने के लिए जाता है या हमारे घर से दूर चराई के लिए जाता है तो वो काफ़ी मात्रा में नमक पेड़ पौधों या दूसरे वनस्पतियों से ले लेता है और उसके नमक की आवश्यकता पूरी हो जाती है। परंतु यदि हम उसको बाहर चराई के लिए नहीं ले जा रहे या और घर में ही रख के उसको चारा खिला रहे हैं तो ये नमक की आवश्यकता उसकी पूर्ति नहीं होती, तो इसके कारण वो कई बार मिट्टी में मुंह मारता है या कुछ ऐसे पदार्थ खाना शुरू कर देता, खास करके काफ जो हैं बच्चे कम उम्र के, ये जो उसे नहीं खाना चाहिए। तो इस ऐसी अवस्था में जो नमक की एक नियमित मात्रा उसको ऊँट को दिया जाना चाहिए। और गुड़ और दूसरे जो पदार्थ हैं कई लोग फिटकरी भी देते हैं और लोगों का ये विश्वास है कि उससे जो ऊँटनी का दूध है वो मीठा हो जाता है। लेकिन देखिए, एलम में एल्यूमिनियम होता है, तो इसकी ज़्यादा मात्रा यदि आप देते हैं तो वो आगे चल के कभी कभी नुकसान भी कर सकता है। और ये बहुत साइंटिफिक, मतलब सीधी सी बात ये है, अगर ऊँट चरवा खुद जाए ने जाना तो बिना अध्यापक की आवश्यकता को नहीं, लेकिन आप घर रखा एक घर रखवा के पीछे मुख्य कारण का ये कि सर्दिया के महीने ऊँट आ जाए या मस्ती के महीने, मस्ती में एडो ऊँट आक्रामक हो जाए और दूसरा आदमी ने खा भी सके, भी ने नुकसान भी पहुंचा सके, इवन भी ने मार भी सके। अब मस्ती में एडा ऊँट की खासियत आप देखा तो वो आपकी जीभ ने बाहर निकल साइड में अगर लटकारियाँ फूला ले जिन्हें गिल्ली काट वो बोला, साथ में भी झाग भी पड़े तो वो दूसरे ने खा जाए नहीं, इलिए ऊँट के मुंडा पर छिके लगा दे। और आप देखा कि भी गर्दन का मैच का बाढ़ है बेसु पसीनों से टपके जिका ने बोला मद जरबो, तो वो जो मस्ती में एडो जो ऊँट है वो शियाड़ा में ज्यादा है। अब शियाड़ा का मायने भी की बैच की आवश्यक खनिजा है बाकी पूर्ति नहीं हो सके भी घर ही रखे, तो घर रखे जिस टाइम कभी नहीं दे वो जरूर रुक जाए। अब डॉक्टर साहब उसको सर्दियों का महीना आज को अभी को जो मौसम चल रही है इम ऊँट मस्ती में आयोड है भी मुंडा में जाग जरा वो खाणु पीणु भी कम कर दे और एकदम गुस्सेल टाइप को हो जाए, वो कहीं कारण से है और इन नियंत्रण के लिए कहीं कारण से? ये जो ऊँट मद में आ जाता है जिसको वैज्ञानिक भाषा में रट में आना कहते हैं, उस समय ये काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है और खाना पीना छोड़ देता। और यदि इसको आप अच्छी तरीके से हैंडल न करें तो ये जो आदमियों को भी ये नुकसान कर सकता है। इसके नियंत्रण की समुचित का जो उचित तरीका यही है कि उसमें जो नोज़ पैक लगाएं और मोरी वगैरह अच्छे तरीके से बांध लें और इसमें कभी भी अकेला उसके पास ना जाएं। मतलब जब कोरोना के महीने मैंने सारा जिया मास्क लगाए हो तो भी जी आप बता रहे हो रट में आ जाए तो भी टाइम कभी को ऊँट का मास्क लगा दे लेकिन
छिक्की, हाँ छिक्की लगा सकते हैं, लेकिन रट में आए हुए को छिक्की लगाना ठीक नहीं है। अच्छा। क्योंकि उससे क्या है कि उसका जो सॉफ्ट पैलेट जिसे डुल्ला बोलते हैं, जब वो बाहर करता है उसे वो वापस अंदर भी करता है। आपने छीका लगा दिया तो कई बार यदि वो बीच में फंस के गया तो उसमें ट्रॉमा भी हो सकता है, उसमें घाव बन सकता है, तो वो नुकसानदायक होता है। ये कई बार इस तरीके के केसेस आते हैं, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, फिर उनका इलाज करना और अच्छी तरीके से उसको क्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो छीके लगाना बाहर से पूरा मजल नहीं लगाएं। बाकी जो नोज पेग है, मीन्स वो रस्सियाँ नाक में डालते हैं, गिरबान डालिए, इनका प्रयोग ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसमें सावधानी हमें बरतनी है कि कभी भी उसके आगे इस तरीके से नहीं जाना है बिना डंडे के या कुछ इस तरीके के। तो और यदि 2-3 जने जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो वो सावधानी हटी और दुर्घटना हटी। और ये एक मैं तो भ्रांति सी मानूं, लोगों में भ्रम है कि ऊँट के कोई अंग पर दर्द हुए तो लोहा की सलाखा ने गर्म कर और भी के चिपका दे, जिसकी डाम देबो या डाली देबो बोले, और भी में बड़ी पीड़ा हुए भी ऊँट के। मैं तो कई बार देखूँ, मैं खुद ऊँट पाले रहे, तो भैया ऊँट पालक के भी एक दर्द सो हुए, क्योंकि आप पशु है बिना तो पीड़ा दे रही है। तो आप कत्ती उचित है या गलत है, बताओ आप। नहीं, ये जो भ्रांतियां हैं लोगों में कि ये गर्म लोहे से यदि हम दाग दें तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है और कई रोग ठीक हो जाते हैं। खास करके एक उनमें रोग होता है जिसमें पिछले पैरों से उठने में काफ़ी वो कंपन करते हैं। इन तरह के रोगों में लोग इस तरीके के तरीके अपनाते हैं जिनका कोई खास वैज्ञानिक आधार नहीं है। कुछ केसेस में जैसे फेशियल पैरालिसिस में वो कभी कभी फ़ायदा कर सकता है, क्योंकि जब गर्म लोहे के दागने से जो इन्फ्लेमेशन होता है वो कई जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको ये करती है, तो तत्क्षण उसमें कुछ प्रभाव दिख सकता है। पर ये जो अवैज्ञानिक है, हाँ अवैज्ञानिक है, और ये आप कहें कि एनिमल वेलफेयर की दृष्टि से भी ठीक नहीं है, उसको काफ़ी कष्ट होता है। इस तरीके के जो हॉट ब्रांडिंग है ये इवन कई पशुओं में अब प्रयोग में नहीं लाए जाते, क्योंकि उसके अल्टरनेट तरीके अब आ गए हैं। तो मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ये अब अच्छी, प्राचीन काल में तो कई दवाइयाँ, बहुत ज़्यादा दवाइयों का ऑप्शन नहीं था, अब तो हमारे पास दवाइयाँ भी हैं और इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी नहीं है। तो ऐसे में किसान भाइयों को ये तरीके अपनाना अच्छा नहीं है। एक स्पेशल ऊँट में एक बीमारी पाई जाए जिसको नाम है सर्रा। सर्रा बीमारी कहीं का लक्षण कहीं को कहीं वजह से हुए, एक कोई भी उपचार बताओ आप साहब। ये सर्रा बीमारी ये ऊँटों के खून में एक परजीवी पाया जाता है जिसे ट्रिपैनोसोमा कहते हैं, उनसे होती है और ये काफ़ी घातक बीमारी है और ये बहुत ज़्यादा ऊँटों के वो नुकसान भी पहुँचाती है। इसे ऊँटों में तिवर्सा कहा जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि ये बीमारी होने पे भी ऊँट में कोई बीमारी के लक्षण कई बार नहीं दिखते हैं, वो धीरे धीरे कमज़ोर होते जाता है और उनका इलाज ना हो तो 3 साल में उनकी मृत्यु हो जाती है। तिवर्सो नाम, इसलिए उस बीमारी का नाम तिवर्सा भी है ऊँटों में। ट्रिपैनोसोमियासिस की बीमारी अन्य पालतू पशुओं में भी होती है, पर उसकी गंभीरता एक जानवर से दूसरे जानवर में, मीन्स एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में अलग अलग होती है। और ऊँट में ये बीमारी काफ़ी कॉमन भी है और हर वर्ष जब हम कीट पतंगे इसको फैलाते हैं, एक बीमार पशु के खून को चूस करके यदि वो मक्खी दूसरे जानवर पे बैठती है तो उसका कीड़ा वो वहाँ उसके खून में भी छोड़ देती है और ये बीमारी फैलती है और इस बीमारी से ऊँट की मृत्यु होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है यदि इलाज नहीं किया करा तो जी। कई यानी का चीज़ें भी है कि आप अगर सावधानी रखा तो बीमारियां में ऊँट के वही को नहीं। तो आप जगह ऊँट पालक भाई है बन कहीं मैसेज देवो चाहो कि टीकाकरण आदि की प्रकार करा बताओ। इसमें मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि जब भी ऊँट में कोई असामान्य लक्षण दिखे, जैसे वो सुस्त हो गया हो, अपने से को झुंड चराई के समय जाते समय झुंड से अलग रह रहा हो, धीरे धीरे उसका कुबड़ छोटा होता जा रहा हो, छाती की पसलियाँ दिखने लगी हो या कम खा रहा हो, तो ऐसे में तुरंत पशु चिकित्सक से सलाह लेकर के उसका उपचार शुरू करें।
और जो जितने भी संक्रामक रोग हैं, चाहे वो विषाणु जनित हैं, जीवाणु जनित हैं या पैरासिटिक हैं, इनसे बचाव के लिए अपने बाड़े को स्वस्थ रखें, सफाई रखें, और कोई भी यदि बीमार ऊँट आपको दिखता है तो उसको झुंड से अलग कर दें। और साल में 2 बार पेट में कीड़े के मारने की दवा दें। उसके खान पान का समुचित प्रबंधन होना चाहिए। चराई करता है उसके बाद भी उसका जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो रहा है तो, और ऊँट की स्थिति अच्छी है तो इन साफ सफाई और इन बातों का ख्याल रखें और गंभीरता के साथ पालन करा तो निश्चित रूप से अपना ऊँट है वह स्वस्थ रही, अपनी जीविका को एक निश्चित जरिए बना रही। डॉक्टर राकेश रंजन जी पधारे और खासा बताओ जानकारी दी वास्ते घना घना रंग घना घना धन्यवाद। और भाई बहन ओ आपणु मरूरो गौरव ऊँट कार्यक्रम जो केंद्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र और दूरदर्शन से भेड़ प्रेमाई बनो है। अगला बुधवार ने फिर मिलसे एक नया विषय और नया पावना के साथ। जब चाह नीचा आपसे इजाजत। राम राम सा। राम।